हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि हमारे पास ये सीरीज चल रही है, आप सबको पता होगा, और इस सीरीज ऑप्टिक्स वाली सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज ये हमारी पास फोर्थ लेक्चर है, और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने दर्पण के बारे में देखा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। हमने वहां पे देखा दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है समतल दर्पण, एक का नाम होता है गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेन मिरर। जिसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु गति करेगी तो क्या होगा, और किसी एंगल पे 2 दर्पणों को रखा गया है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उन सब चीजों के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। तो ये हमने टॉपिक का नाम लिखा आपके सामने, गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। उसके पहले आपको यह ध्यान रखना है कुछ थोड़ी सी बेसिक सी बातें। जैसे आपने पढ़ा होगा गोला, हिंदी में क्या होता है? गोला। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेयर, इसीलिए यहां पे बना गोलीय, तो उसकी इंग्लिश हो गई स्फेरिकल। और दर्पण की तो मिरर होती, मिरर नहीं होती, मिरर होती है, आप सब बच्चों को पता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की आज को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम ये देखेंगे गोलीय दर्पण कहते किसको हैं, कि आखिर क्या होता है गोलीय दर्पण। तो जब भी दर्पण से संबंधित बात बोलेगा, दर्पण संबंधित प्रश्न बोलेगा कि दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो हमेशा परावर्तक पृष्ठ का नाम लीजिएगा आप लोग। चाहे उत्तल दर्पण पूछे, अवतल दर्पण पूछे, गोलीय दर्पण पूछे, समतल दर्पण पूछे, हमेशा आपको परावर्तक पृष्ठ का नाम लेना है और उसी के बेस पे आपको परिभाषा बतानी है। सर इसका मतलब जरा समझे नहीं, अब देखो लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो समगोलीय दर्पण में क्या बोलोगे कि वह दर्पण, इसकी परिभाषा, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय होता है, उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। उसे गोलीय दर्पण या इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। सुनना फिर से ध्यान से एक बार, मैंने क्या बोला कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब बहुत ध्यानपूर्वक आपको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लिखना उखना नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ साथ में आपको चीजों को समझना है। जरा सबकी नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, बनाया कैसे जाता है, गोलीय दर्पण को कैसे बनाते हैं। अभी जब मैं गोलीय दर्पण में संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे ध्रुव हो गया जिसको पोल बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, तो अपर्चर, इन सब के बारे में बात करेंगे तो वो चीजें यहीं से आएंगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, फिर आपको यहाँ पे अगर आप समझ गए तो वहां पे आसान बन जाएगा, और नहीं समझे तो यहाँ भी कठिन और वहां भी कठिन। तो इसलिए आप ध्यान सुनिएगा, लिखना नहीं है आपको। देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हमारे पास होता है गोला। क्या होता है? गोला होता है। लेकिन ये जो गोला है ना, ये कांच का है। किसका गोला है? कांच का गोला है। तो ये कांच का है, लेकिन कांच का खोखला गोला है। कांच का क्या है? खोखला गोला है। अब जब मैं इस गोले को काटूंगा, ध्यान समझिएगा, तो मैंने क्या किया, इस गोले को बीच से काट दिया इस टाइप से। ये मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया। जब मैं इस गोले को काटता हूं तो हमारे पास 2 सतह मिलती है, एक सतह ये मिली और एक सतह ये मिली। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमारे पास, कांच की 2 सतह मिली। अभी ये कांच है, अभी ये दर्पण नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्पण क्या होता है, दर्पण वह होता है जिसके एक तल पे पॉलिश हो। अभी यहाँ पॉलिश है ही नहीं, तो इसलिए दर्पण नहीं है, ये अभी क्या है, कांच है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा, या लेप लगा दूंगा रेड ऑक्साइड का, या किसी भी चीज का लेप लगा दूंगा, तो ये किसका एक तल क्या बन जाता है, परावर्तक तल।
तो ये बन जाएगा दर्पण। तो हमें दर्पण बनाना है, तो हमने क्या किया, गोलीय दर्पण के लिए सबसे पहले वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोला हो। तो यहाँ पे देखो इसके परावर्तक तल भी आपको क्या मिल जाएंगे, गोला मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसके इस वाले भाग पे कर दिया पॉलिश। चलो यहां नहीं करते पॉलिश, ठीक है, अलग से करके दिखाते हैं। तो इसका एक ये पार्ट हुआ। तो हमने अगले सिचुएशन में मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ पे इसमें क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं पॉलिश कर रहा हूं, उस पॉलिश करने का तरीका है, नियम है, क्यों किया था ये बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। तो मैंने पॉलिश कैसे किया, ये एक हमारे पास था ऐसा वाला पार्ट, इसका एक ये वाला पार्ट है, ऐसा वाला पार्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरफ दाहिनी ओर, दाईं ओर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये क्या है, कौन सा पार्ट, इसका दाईं ओर पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, दाहिनी तरफ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो दायां अभी ये बनेगा, बट मैं जब दर्पण की तरफ खड़ा हूंगा तो मेरा दायां ये बनेगा। तो मैंने इसके दाहिनी तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो जब मैं इसके दाईं तरफ पॉलिश कर दूंगा तो ये बन जाएगा दर्पण। क्या बन जाएगा, दर्पण। क्यों दर्पण बन जाएगा, दर्पण इसलिए बन जाएगा कि जब हम इस पे क्या कर दिया, पॉलिश, ये हमने कर दिया पॉलिश, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है इसका, ये है इसका परावर्तक तल। क्या है इसका, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। और इसमें वही बात, ये इसका क्या है, पॉलिश है, ये क्या है, पॉलिश है। और ये क्या है इसका, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो हमने क्या देखा कि अगर कांच के खोखले गोले को हम बीच से काट देते हैं तो हमको दो आकार में आकृतियां मिलती हैं, दो मतलब शेप मिलता है, जिसपे हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश हमेशा दाईं ओर, पॉलिश हमेशा दाईं ओर। क्यों दाईं ओर, क्योंकि अभी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो इसमें हमारे पास चिन्ह परिपाटी आएगा, निर्देशांक ज्यामिति आएगा। तो वहां पे कुछ चीजों को पॉजिटिव लिया जाता है और कुछ चीजों को निगेटिव लिया जाता है। चीजों को समझने के लिए, चीजों को पढ़ने के लिए वो नियम बना दिए गए हैं। तो उन नियमों को समझने के लिए यहाँ पे हम दर्पण के दाईं तरफ क्या करेंगे, पॉलिश, और प्रकाश किरण को हमेशा बाईं तरफ से डालेंगे। कहां डालेंगे, बाईं तरफ से। इसीलिए अगर आप अपनी बुक को देखोगे तो आपकी कोई भी बुक हो, सभी बुकों में दाईं तरफ पॉलिश होगा और जो प्रकाश किरण है वो बाईं तरफ से डाली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी की बातें अभी जब हम उस टॉपिक पहुंचेंगे तो डिटेल में इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। बाकी अभी के लिए इतना हमारे पास इनफ है। अच्छा सर, ये जो दोनों दर्पण मिले हैं, क्या ये दोनों एक ही थे? नहीं, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, और दोनों के नाम भी क्या है, अलग अलग। इसमें से एक का नाम है अवतल दर्पण, एक का नाम क्या है, एक बार मैं चेक कर लूं भाई, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर लिख दो ना। तो एक का नाम क्या है हमारे पास, अवतल दर्पण। चलो यहीं पे लिख देता हूं। तो इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। और इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। तो एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब समझिएगा बात ध्यान से, ऐसा बता देंगे ना जिंदगी भर भूलोगे नहीं, अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो यहां पे मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूं, अब अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को। हमने क्या देखा, ये गोला है, काटा, दो भाग प्राप्त हुआ, दोनों भाग का जो आकार है वो अलग अलग है, एक दूसरे के देखो अपोजिट है। दाहिनी ओर हमने क्या कर दिया, पॉलिश। दाईं ओर क्यों, क्योंकि भी आगे बताएंगे चिन्ह परिपाटी होगी, वहां पे कुछ चीजों को प्लस माइनस अगर तुम उधर कर दोगे तो नियम क्या हो जाए, गलत। तो इसलिए हमने इसको ऐसा रखा हुआ है। प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से डाला जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे शेप मिला उसमें से एक का नाम है अवतल दर्पण और एक का नाम है उत्तल दर्पण। एक का नाम अवतल और एक का नाम उत्तल। तो ये सब चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, क्या इनके कोई और नाम होते हैं, क्या इनको किसी और तरीके से पहचान सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ बिल्कुल हमारे पास फ्रेश टॉपिक आता है जिसका नाम है, पहला पार्ट क्या, अवतल दर्पण। क्या नाम है, अवतल दर्पण नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब सवाल आता है कि कॉनकेव मिरर आखिर क्या होता है, अवतल दर्पण आखिर क्या होता है। तो हमने कभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि दर्पण की परिभाषा बताने के लिए हमेशा परावर्तक तल का उपयोग करेंगे। जैसे यहां पे मैंने परिभाषा लिखी तो मैंने क्या लिखा, जिसका परावर्तक तल गोलीय हो, इसका परावर्तक तल गोलीय हो। समतल दर्पण, जिसका परावर्तक तल समतल हो। तो जब दर्पण की परिभाषा बता रहा हूं तो किसको लो, परावर्तक तल को। तो यहां पे आप परावर्तक तल
अवतल के बारे में आप बोलेंगे। यहां पे क्या बोलोगे? अब देखो यहां पे अगर आप देखें तो इसका जो पॉलिश वाला भाग है वो उभरा हुआ है। क्या है? उभरा। उधर पॉलिश हुई है ना, वो उभरा हुआ है, ऐसे देखो उठा हुआ है। लेकिन जो परावर्तक तल वो अंदर क्या धंसा हुआ है, मतलब दबा हुआ है। तो हम तो परावर्तक तल से पूरी परिभाषा बनाएंगे। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि वह दर्पण जिसका परावर्तक क्या तल, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ दोनों एक ही होता है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो या धंसा हुआ हो, चलो धंसा भी लिख देते हैं, दबा हुआ हो या धंसा हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक तल दबा होता है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये इसका परावर्तक तल है और वो अंदर की ओर है। जब परावर्तक तल अंदर की ओर होगा तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। एक बात आप और याद रखिएगा नोट करके कि अवतल दर्पण कहते किसको हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया, एक इसकी प्रकृति के आधार पे भी इसका नाम लिया जाता है। जब आप सवाल लगाएंगे तो कई बार सवाल में आपको अवतल दर्पण नाम नहीं लेगा, ना उत्तल दर्पण नाम लेगा। वहां पे एक ऐसा वर्ड आता है जो कि इनके लिए प्रोफेशनली वर्ड आता है और वो उस वर्ड को लेगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, जो अवतल दर्पण होता है ना, वो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण क्या करता है? पहली बात, ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। चलो एक बार डायग्राम पहले बनाते हैं अवतल दर्पण का। ये कौन सा दर्पण है हमारे पास? अवतल दर्पण है। जब इस पे प्रकाश किरणें आएंगी, अभी आप ऐसा डायग्राम रखिए याद, प्रकाश किरणें अभी सिकुड़ेंगी फैलेंगी, वो दिखाएंगे आपको। जब यहाँ प्रकाश किरणें आएंगी, दिखा दें क्या? चलो दिखाते, नहीं तो आप लोग कहोगे। चलो देखो, ये ऐसे अगर ये आएगा तो ये ऐसे, तो ये प्रकाश किरणें सिकुड़ रही है, प्रकाश किरणें सिकुड़ रही है। ये प्रकाश किरणें इसके ऊपर आई और देखो ये सिकुड़ गई। जब प्रकाश किरणें सिकुड़ेंगी तो वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण के ही अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो प्रकाश किरणों को सिकोड़ सकता है। क्या कर सकता है? सिकोड़ सकता है। तो इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है क्या करता है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, सिकोड़ता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, अब इसी के काम पे, इसी क्वालिटी पे, इसी गुण के आधार पे इसको एक प्यारा सा नाम दिया गया है और उसका वो नाम क्या है? वो नाम है अपसरित। नहीं, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो अभिसारी का मतलब सिकोड़ना और अपसारी का मतलब फैलाना। तो ये क्या कर रहा है? सिकोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये अभिसारित कर रहा है, अपसरित नहीं, अभिसारित कर रहा है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अभिसारी होती है। कैसी होती है? अभिसारी होती है। अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, ये आपको याद रखना है। अभिसारी का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना। तो ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए जो इसकी प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। क्या होती है? अभिसारी होती है। और अगर ये अभिसारी है तो प्रकाश किरणों क्या करेगा? सिकोड़ेगा। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो अभिसारी है, क्योंकि प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सवाल, ये वाला पार्ट आपका ना सवाल में बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा कि हमारे पास एक ऐसा दर्पण है जो प्रकाश किरणों को अभिसरित कर रहा है। अभिसरित कर रहा है मतलब सिकोड़ रहा है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है भैया जी कन्वर्जिंग। क्या होती है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? सिकोड़ना। कन्वर्जिंग का मतलब सिकोड़ना। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें, उसके बाद हम आपको अगले पार्ट के बारे में बताते हैं। ठीक, हाँ जी, तो हमने अवतल दर्पण के बारे में देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में। इसलिए हमारे पास टॉपिक के नाम क्या आ गया? उत्तल दर्पण। तो ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं।
अब उत्तल दर्पण क्या होता है, पहले डायग्राम बनाते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो जब डायग्राम बनाएंगे, पहले परिभाषा तो पहले लिख देते हैं। अब देखो याद रखना, ऊ से होता है उत्तल और ऊ से होता है उभरा। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा, तो मतलब जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण क्या होगा, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा। देखो अभी जस्ट बन जाता है 1 सेकेंड के भीतर, ये लो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तल दर्पण है। क्यों उत्तल दर्पण, क्योंकि देखो ये इसका क्या है, परावर्तक तल है, और परावर्तक तल है कैसा, उभरा हुआ है। कैसा है, उभरा हुआ है, इसलिए कैसा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स यहां पर भी आते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट में क्या आता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र का मतलब हुआ कि ये सबसे ज्यादा प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सकता है अपने ऊपर आने वाली। देखो कैसे, क्योंकि इसका जो तल है वो यहां तक है, ये इसका तल यहां तक है, ये इसका मतलब कि इतने भाग में अगर प्रकाश किरणें आएंगी तो इसको क्या कर देगा, ये परावर्तित कर देगा। क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। यहीं पर अगर मैं एक अवतल दर्पण बना दूं और उसको बना के मैं आपको समझाऊं, तो देखो इस पे ऐसी तो प्रकाश किरणें आ सकती है, कितना भी ज्यादा आएगी तो यहां आएगी और ये इसको परावर्तित करेगा। जब ये परावर्तित करेगा देखो इसका भाग देखो कम है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या है, बहुत। दृष्टि क्षेत्र का मतलब, दृष्टि मतलब आप जहां तक देख सकते हो, तो मतलब जो हमारा उत्तल दर्पण है वो इतना लंबा चौड़ा देख सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यहां से यहां तक वाला भाग ये क्या है, दृष्टि क्षेत्र है, पहला पार्ट। दूसरा इसमें क्या आता है हमारे पास, एक बढ़िया पॉइंट, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग, जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। लेकिन जो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या होता है, अपसारी प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी की इंग्लिश क्या होती है, डाइवर्जिंग। क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है। आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे क्या बनाते, डिवाइडर। क्या बनाते हैं, डिवाइडर। डिवाइडर क्या करता है, फैला देता है। डिवाइडर क्या करता है, दोनों चीजों को अलग करता है, फैलाता है। तो इसीलिए डाइवर्जिंग मतलब, डिवाइडर मतलब अपसारी, ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा। सर कैसे फैलाएगा, अब देखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रकाश किरणें आएंगी तो ये ऐसे भेजेगा, यहां प्रकाश किरणें आएंगी तो उनको ऐसे भेजेगा। आप देखो ये प्रकाश किरण गई तो परावर्तन होकर वहां चली गई, ये प्रकाश किरण गई तो परावर्तन होकर यहां चली आई। तो देखो पहले इतने पास पास थी, बाद में इतनी दूर दूर हो गई। इसने क्या कर दिया, फैला दिया। तो याद रखना हमेशा जो उत्तल दर्पण होगा वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का नाम है अपसारी दर्पण। क्या नाम है, अपसारी दर्पण। अगर अभिसारी दर्पण होगा तो वो अवतल होगा, अपसारी दर्पण होगा तो वो उत्तल होगा, कन्वर्जिंग होगा तो अवतल होगा, डाइवर्जिंग होगा तो उत्तल होगा। सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र किसका होता है, सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन में आएगा और ये बोर्ड पेपर में भी आ चुका है, लास्ट ईयर आया था 2023 वाले बैच में हाई स्कूल में, कि जो दृष्टि क्षेत्र है सबसे ज्यादा अधिक किसका है, समतल, उत्तल, गोली, ऐसा वैसा करके नहीं, सबसे सिर्फ एक सिंपल जवाब कौन है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण के बारे में बात आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दर्पणों से संबंधित, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है छोटे छोटे, इन दर्पणों से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, 8-10 पॉइंट हैं, उनके बारे में हमको समझना है कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और यहाँ पे अपार्चर क्या होता है, इसको द्वारक बोलते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकल तल क्या होता है,
फोकल प्लेन, मतलब बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जल्दी भी आप लोग लिखिए इसे। हाँ जी बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, गोलीय दर्पणों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो अभी हमने गोली दर्पण पढ़ा ना, उत्तल अवतल, इनके बारे में, तो उन्हीं दर्पणों के बारे में अब हमें क्या करना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको पढ़ना है। ये जो पॉइंट्स है सबसे पहले आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली ये पूछा नहीं जाता, हाई स्कूल में भी नहीं पूछता, हाई स्कूल में रेयरली कभी पूछ ले तो पूछ ले, बट नहीं पूछता। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इन्हीं टर्मिनोलॉजी को उपयोग करके हम आगे इस चैप्टर को फ्लो में आगे ले चलेंगे कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, जो जो पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है ध्रुव, बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे मैं जो भी परिभाषाएं हैं वो चाहे गोली दर्पण में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए वेरी करेगा, दोनों के लिए लगेगा। ठीक है, किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ मैं दोनों दर्पणों का डायग्राम भी बनाऊंगा, दोनों में उस बात को समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि वो चीजें कहाँ पे होती हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास ध्रुव। ध्रुव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक दर्पण बनाया। अच्छा, अब आपका काम होगा, ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखो ये कौन सा दर्पण है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, जल्दी बताओ ये कौन सा दर्पण है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, आप बताइए कमेंट में। ठीक है, और यहां पर ये वाला कौन सा दर्पण है, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। तो ये वाला दर्पण का नाम इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? अवतल। और ये क्या है हमारे पास? सॉरी, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव। तो ये क्या होता है? कॉनकेव। और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उत्तल। उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो। तो ये अवतल और ये क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, हम ध्रुव को देख लेंगे। ध्रुव आखिर क्या होता है? तो एक लाइन में बड़ी प्यार से, क्या कि दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, उस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दर्पण है, तो इसका मध्य बिंदु ये वाला पार्ट बनेगा लगभग, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव को लिखते हैं पी से, क्यों? क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश क्या होती है? पोल, तो इसलिए इसको पी से। तो यहां पर क्या आएगा? पी आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु है, और जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब देखो, अगर ये सब बातें आपको याद तो करना नहीं है, हम बनाते बनाते ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता आपको तो फिर क्लास आगे की आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। क्यों समझने में? क्योंकि मैं बोलूंगा दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस से फोकस दूरी, तुमको है ये का है, तो इसलिए तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है, उसमें पोल क्या होते हैं। ठीक है, और आप समझने के लिए यहां पे लिख सकते हो एम डैश। तो ये क्या है? हमारे पास दर्पण है। ये क्या है? हमारे पास दर्पण। तो जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। पहला पार्ट क्लियर हुआ? अब सुनना, अब दूसरा पार्ट हमारे पास आता है। दूसरा पार्ट का नाम है वक्रता केंद्र। क्या नाम है? वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये थोड़ा सा लंबी परिभाषा इसकी बनती है, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाकी परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद करा दूंगा, याद है, अभी तुरंत याद करा दूंगा, देखना ध्यान से, कुछ मत करना, लिखना नहीं अभी, ठीक है, ध्यान सुनना। हमने क्या किया, हमने किया क्या था पहले, ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक खोखला गोला लिया था। क्या लिया था? खोखला गोला। तो हमने यहां पर भी ले लिया खोखला गोला। तो ये हमारे पास एक खोखला गोला हो गया, मस्त एकदम गोला बना ना, एकदम गोल, हाँ ठीक है। तो जो भी है समझ जाइएगा भाई। तो हमारे पास एक खोखला गोला है। फिर मैंने क्या किया था, इस गोले को काटा था, और काटने के बाद पॉलिश किया था, तो हमको दर्पण मिल गया था।
तो अब क्या होगा कि जरा देखिए, ये हमारे पास क्या गोला है। अगर ये हमारे पास एक गोला है तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र है, इस गोले का कुछ ना कुछ क्या है, केंद्र है। सुनना ध्यान से। तो मैंने क्या माना कि इसका केंद्र लगभग यहां पर बनेगा और उसको मैंने बोल दिया सी। क्या बोल दिया, सी। बट हमने किया क्या, हमने इसको काट दिया। हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। जरा सुनना मेरी बात, हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। जब मैं इसको काटूंगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की दो शेप मिल जाएंगी, एक ये वाला और एक ये वाला शेप मिलेगा। फिर मैंने क्या किया था, इसके ऊपर पॉलिश। क्या किया था, पॉलिश। तो इसको मैंने ऐसे से क्या कर दिया, पॉलिश। इसको मैंने ऐसे, सॉरी दाहिनी तरफ करना है, तो ऐसे से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। दिख रहा है भाई वहां पे, एक सेकेंड, हाँ जी दिख रहा है। थोड़ा सा और ऊपर बनाना है, बाकी ठीक है, अब नीचे नहीं बनाएंगे, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गोला था कांच का खोखला, हमने इसको काट दिया। काटने के बाद इस दो प्रकार की हमको शेप में वस्तु मिली, आकार में। और अब ध्यान सुनना, तो यहाँ पे जो इस गोले का केंद्र है, उस गोले का भी तो केंद्र होगा, ये इसी का तो भाग है ना। अगर मैं इसको इस प्रकार से डैश डैश करूंगा तो ये गोला बन जाएगा, और अगर मैं इसको इस प्रकार से डैश डैश करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। अब जब गोला बनेगा तो इसका केंद्र यही तो होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं, देखो ये मैंने इसको ऐसे मिटा दिया और इसको मैंने ऐसे क्या कर दिया, मिटा दिया। तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो पार्ट इसका क्या है, सी है, और ये वाला पार्ट क्या है, सी। और यही होता है हमारा वक्रता केंद्र। सर जब हमने पढ़ा अपने यहाँ पे, तो हमारे टीचर ने हमको तो वक्रता केंद्र के बारे में नहीं बताया, उसने सिर्फ केंद्र का नाम लिया। तो यहाँ पर आप केंद्र बोल रहे हो और यहाँ पर आप वक्रता केंद्र क्यों बोल रहे हो, है ना, बात है समझने वाली, है ना। तो सुनना ध्यान से। तो यहाँ पे हम इसको वक्रता केंद्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास सतह है वो वक्र के आकार की है। किस आकार की है, वक्र के आकार की है। तो यहाँ पे जो हमारे पास केंद्र था वो गोले का केंद्र था, इसलिए हमने उसमें कुछ भी वक्रता नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे जो केंद्र है वो इस छोटे से पार्ट की वजह से है, और इस पार्ट को बोलते हैं वक्र, और अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व। अंग्रेजी इसकी क्या होगी, कर्व। इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास ये चीज आ गई। तो इस गोले का केंद्र ये, मेरा मतलब इस दर्पण केंद्र यहां होगा, इस दर्पण केंद्र यहां पे होगा। अब कुछ बातें सुनने ध्यान से, परिभाषा एक लाइन में देखो। हमारे पास गोला था, काटा, दर्पण मिल गया। गोला था, काटा, दर्पण मिल गया। सुना ध्यान से। तो उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। बाबू ये दर्पण यही तो हमको मिला है ना, तो ये दर्पण किसका भाग है, इस गोले का भाग है। तो परिभाषा क्या बनेगी, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, क्योंकि आप चाहे काट दें चाहे पीट दें, गोले का केंद्र बदलने वाला नहीं है। इसलिए जो इसका केंद्र है वही इसका केंद्र है। लेकिन परिभाषा बोलने के लिए थोड़ा सा हमें सीक्वेंस में बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना पड़ता है। इसलिए परिभाषा क्या बोलोगे आप, कि उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। आप मेरे साथ साथ बोलना, आप जहां बैठे हैं, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता क्यों आया था ये भी बताया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये वक्र है, ये कर्व है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, वक्रता दिया। ठीक है, एक टाइप और समझ सकते हो, जैसे आप जब सड़क पे जाते हो तो सड़क पे देखो, जैसे मान लो हम सड़क पे से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और बस ऐसे मुड़ गई सड़क, ऐसे क्या हो गई, मुड़ गई। तो ये जो ऐसे सड़क मुड़ी ना, ये वाला पार्ट, ये मुड़ने वाला, इसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व। जो चीजें सी टाइप में होंगी उनको कर्व बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ बेसिक बात है, समझ गए होगे। तो ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो हमने देखा ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। और वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का उस गोले केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे आप समझोगे, सर आप यहाँ परिभाषा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसकी परिभाषा आवश्यक नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कौन चीज कैसी है, बस। ठीक है, इसलिए, नहीं तो लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत, बोल रहा हूँ। अगर आपको आवश्यकता लगे, आपको जरूरत लगे, तो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन करें, फिर इसको मेरेज करके आपको अगला टॉपिक बताते हैं इसके बारे में। हाँ जी,
तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है, जैसे भी हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, उसी प्रकार से टॉपिक होता है और उसका नाम होता है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम होता है? वक्रता त्रिज्या नाम होता है। ये तीसरा बिंदु हमारे पास, तीसरा पॉइंट है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, CENTRE, सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रेडियस, वक्रता केंद्र, ये क्या लिख रहा हूं मैं इंग्लिश? हाँ देखो, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होगी कर्वेचर ऑफ रेडियस, CURVATURE, कर्वेचर ऑफ रेडियस, ठीक है। पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में खो जाता हूं, मैं क्या क्या लिख देता हूं, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ये आ गया वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या के बारे में बात की, इसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर ऑफ रेडियस। जैसे वहां पे क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ रेडियस, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पे क्या होगा, जैसे वहां पे था वक्रता केंद्र, तो आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, यहां पे ये हमारे पास क्या है? गोला है। ये क्या है? एक गोला है, और ये गोले क्या है? केंद्र है। और यहां पे क्या है हमारे पास? इसको बोलते हैं परिधि। आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो गोले के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, गोले के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन यहां पे तो वक्रता त्रिज्या लिखा है, तो वक्रता क्यों लिखा है? अब आपको पता हो गया होगा, क्योंकि यहां पे इसका जो पार्ट है वो वक्र के आकार का है, इसलिए इसमें क्या आया? वक्रता त्रिज्या आया। तो सबसे पहले यहां पे हमने माना इसे कि यहां हमारा क्या है? सी है, और यहां पर इसको हमने मान लिया भी क्या है? सी है। तो यहां पे ये जो सी है, सी से लेके पी तक, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और यहां पे ये क्या है हमारे पास? वक्रता त्रिज्या है। एक बात आप और देख सकते हैं कि जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है ना, अवतल दर्पण का उसके सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण को उसके पीछे होता है। समझने वाली बात है। अभी इसीलिए मैंने बोला था एक प्लस हो जाएगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन यहां पे आप क्या बोलोगे कि वक्रता केंद्र व ध्रुव, क्योंकि पी का मतलब ध्रुव, तो वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां पर भी आप बोल सकते हो कि वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही तो होता है सिंपल त्रिज्या। तो ये हमारे पास आता है वक्रता त्रिज्या। बाकी वो वाली परिभाषा भी आप बोल सकते हो, जैसे मैंने दर्पण संबंध किया था कि उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहां भी आप बोल सकते हो उस गोले की त्रिज्या, बोलिए उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, क्या कहलाएगा? दर्पण, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? आगे टॉपिक का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जरा इसको समझते हैं। समझाने को मैं यहीं पे समझा सकता था, बट यहां पे समझा देता हूं। तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, देखना ध्यान से। तो हमने दो दर्पण लिए। दर्पण है क्या ये? नहीं, अभी ये कांच है, दर्पण नहीं है। अभी इस पे करेंगे क्या हम? पॉलिश। अब पॉलिश करने से क्या बन जाएगा? दर्पण। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास? दर्पण। ये कौन सा दर्पण? जल्दी बोलो फटाक से, कौन दर्पण है? अवतल। कौन दर्पण? अवतल। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो भैया। अवतल दर्पण, अवतल 4 लेटर है, उत्तल 3 लेटर है इसमें। तो इसका नाम छोटा है तो इसकी स्पेलिंग यो छोटी होगी, और इसका नाम बड़ा, जिसकी स्पेलिंग यो का होगी, बड़ी होगी। बस सिंपल है, जैसा समझना चाहो भाई। इनमें समय कोई कंसेप्ट थोड़ी होता है, जैसे अपने याद रखना चाहो। चलो, तो हमने माना यहां पे हमारे पास क्या था? सी था। यहां पे क्या था? पी था। तो ये हमारे पास इस वाले बिंदु को हमने क्या बोला है? पी। यहां पर ये क्या है? पी है, और यहां पे ये क्या है? सी है। तो क्या होता है मुख्य अक्ष? कुछ नहीं होता मुख्य अक्ष, कुछ नहीं होता। क्या होता? सुनो, क्या होता है कि जो वक्रता केंद्र होता है और जो ध्रुव होता है, जो वक्रता केंद्र होता है और जो ध्रुव होता है, इनको मिलाते हुए जब हम एक रेखा खींच दें, इनको मिलाते हुए जब हम एक रेखा खींच देते हैं, तो उसी रेखा को हमने नाम दे दिया मुख्य अक्ष। बिल्कुल सिंपल सा।
जो हमारे पास सी है, तो ये सी और ये क्या है पी, तो दोनों को मिला दो जरा। ये मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींच दी, तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। उसके बाद यहां पर ये पी और ये सी, तो इसको भी मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींच दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य अक्ष हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो क्या, कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में चीजें बिल्कुल सेम है, कुछ बदलने वाला नहीं है कि पता लगा उसका वक्रता केंद्र कुछ, उसका वक्रता केंद्र कुछ, इसका फोकस कुछ नहीं, सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट आता है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है परिभाषा के लिए, कि आप वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए जब एक रेखा खींचते हो, तो उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां भी वहां भी, और वक्रता त्रिज्या को हमेशा किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर से भी लिख दो, गलत नहीं होगा, बट ज्यादातर केस में हम लोग स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से लिखिए, फिर हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास टॉपिक का नाम क्या आता है, अभिलंब। क्या आता है, अभिलंब आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। मैंने आपको बताया इसके बारे में थोड़ा बहुत, बट फिर से डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास ये हमारा क्या है, दर्पण है, और ये भी हमारा क्या है, दर्पण है। जो बना रहा हूं ये कौन सा है, उत्तल, ये कौन सा है, अवतल। अब तो आप पहचान जाते होंगे। और यहाँ पे ये क्या है, पी है, और यहाँ पे ये क्या होगा, पी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को आर बोलेंगे। ये पी है और यहां से यहां तक सी होगा, और यहाँ के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अभिलंब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो रेखा वक्रता केंद्र से होके जाएगी उसको अभिलंब बोलेंगे। जो रेखा वक्रता केंद्र से होके दर्पण पर जाएगी उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। जैसे कि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। यहां पर आप खींचोगे तो ये भी क्या है, अभिलंब है, और ये भी क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो जो रेखा, जो भुजा दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाएगी उसको हम यहाँ पे अभिलंब बोलेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बेसिक से, कहीं पे रेयरली आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं हमको समझना, इसको बहुत हल्के में लीजिए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक, ये हमारे पास क्या था, 5। अगला टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट, क्या नाम है, मुख्य फोकस। क्या नाम है, मुख्य फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब जरा समझना प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण से समझिए तो बहुत आसान सा होता है, बहुत आसान। देखो, सबसे पहले हमने बनाया दर्पण। अब तो जैसे मैं दर्पण बनाऊं तुरंत चिल्लाया करो, अवतल, उत्तल, जो भी रहा करे। तो यहाँ पे कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल, और ये कौन सा है, अवतल है। और यहाँ पे हमने ध्रुव क्या लिया है, पी, और यहाँ पे ध्रुव क्या होता है, पी होता है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या होता है, अब देखो, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, वैसे वैसे जो भी मैंने पॉइंट्स पढ़े उनका यूज होने शुरू हो गया है। देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, सी, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर। यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाला पार्ट देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, सी, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर। तो एक बात तो मैं समझ पा रहा हूं कि अब आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अच्छा, ये क्या होता है, दर्पण, तो इसको mm डैश से लिखते हैं। कई जगहों पे mn बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज होती है। अब देखो, अब यहाँ पे दो तरीके की परिभाषा आती है। एक तो बिल्कुल सिंपल होती है, जिसको मैं बताता हूं, क्योंकि सिंपल चीजें बताना मेरा काम है। कठिन चीज को सिंपल कर देना वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा बखूबी, बट आप ध्यान देखिएगा। सबसे सिंपल पता है क्या होती है परिभाषा, कि जो हमारा वक्रता केंद्र होता है सी, जो हमारा ध्रुव होता है पी, इसका मध्य बिंदु, बाबू इसका मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। तो इसका मतलब कि ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से, तो इसको बोलेंगे कैपिटल एफ। ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, वक्रता केंद्र व ध्रुव को बीच की जो दूरी होगी
उसका मध्य बिंदु, इनके बीच का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब मीन पॉइंट ये वाला, मीडियम वाला, बिल्कुल बीच वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा मिडिल पॉइंट एफ, कौन सा, कैपिटल एफ, इसको बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास मुख्य फोकस। इसी में एक छोटा टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो यही पे बता दूं, समझ जाओगे। चलो यहां पे दिख रहा है, चलो यहां बता देते हैं, दिख रहा होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का नाम अगला है, टॉपिक क्या है, 7वां। क्या नाम है टॉपिक का, फोकस दूरी। फोकस दूरी मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये चीजें बनाया हो ना तो आपको बताने में आसानी हो जाएगी, समझ जाओगे जल्दी से। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, दूरी वही है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा मुख्य फोकस होता है और जो हमारा दर्पण का ध्रुव होता है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से लिखा जाता है। फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से लिखा जाता है। अब देखो ये सब पार्ट बनेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, या उत्तल की धनात्मक अवतल की ऋणात्मक, बनाएंगे मेन एक्सिस तो इसका ऋणात्मक आएगा, इसका धनात्मक आएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि कलई दाईं ओर करेंगे, बाईं ओर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी समझ जाओगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा। तो ये हमारा एफ है, ये हमारा पी है, इसके बीच दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। और बाबूजी एक प्रकार की दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो जनरली इसका मात्रक भी क्या आएगा, मीटर आएगा। लेकिन छोटे मोटे मात्रक होते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी आ सकते हैं, वो तो एक अलग बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस हमने समझा कि जो वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, उसका जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको मुख्य फोकस बोलेंगे। उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। इसको जल्दी से आप राइट डाउन करें तो एक दो पॉइंट और बचे, फिर उनको हम फटाक से बता देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास आता है एक छोटा सा पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस तल। इसको जरा समझना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हालांकि बहुत बिल्कुल आसान सही होता है। तो हमारे पास अगला पॉइंट आता है, कौन सा, 6 7 7 8 है, जो भी है 8वां पॉइंट हम मान लीजिए। तो क्या आता है हमारे पास, फोकस तल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फोकस तल, बहुत आसान सा, फोकस तल। इसको हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। अरे प्लेन मतलब तल भाई, उसी लिए तल बोला गया है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दर्पण बनाओ, दर्पण बना दिया, हिया बनाओ, हुआ बना दिया, हिया हुआ सब जगह लाइन लाइन ऐसे डैश डैश मारो, ये कर दिया, इस पे भी ऐसे मारो। भैया जी पालिश है ना, पालिश अलग होता है, फालिश अलग होता है, जानते होंगे आप लोग जो गाँव वाले वाले होंगे। बाकी जो शहर वाले होंगे उनका तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो बाकी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दर्पण है, दुनियादारी पूरा पहले बनाते हैं हम लोग। ये रेखा यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ। देखो भाई जब आ जाता है ना तो फिर नियम कानून ज्यादा नहीं चलाने, ठीक है, कि पहले सी बनाए, पहले सिंपल सा लाइन वाइन पहले खींच दो, सी बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ, देखो बीचों बीच बना रहे, लगभग बीच बीच होना चाहिए, ये चीज हो गई। अब कहना करना क्या है, सुनो, जैसे मान लो क्या ले लें समझाने के लिए, ऐसे ये हमारे पास एक पे एक चीज क्या है, इसको मैं लेके समझाता हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ढक्कन है टिफिन का, ठीक है, तो क्या होता है फोकस तल, ये समझिएगा। तो फोकस तल वह तल है, फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस पर स्थित होता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य फोकस पर स्थित होता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। जैसे कि यहाँ पे, तो ये हमारा क्या मुख्य फोकस, तो हमने इसको मुख्य फोकस पे ऐसे रख दिया। अब देखो ये हमारा अभिलंब, सॉरी ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, फोकस है। तो फोकस तल क्या होगा कि जब इसको मैं ऐसे रखूंगा फोकस पे, तो जब इस और जो हमारा मुख्य अक्ष है वो इस पे लंबवत है, देखो लंबवत है ना, 90 डिग्री कोण बना हुआ है एल, और जहां पे बनेगा वहां पे 90। तो यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो ये जो तल मिल रहा है ना हमको, तल, इसी तल को बोलते हैं फोकस तल। चाहे उत्तल, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, दोनों में सेम सिचुएशन। फिर से एक बार समझिएगा, जब हम फोकस पे कोई चीज अलग, यहाँ तो फोकस काल्पनिक होता है तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते, तो यही रखते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी फोकस पे एक तल रखते हैं और वो तल क्या हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो,
कैसे लंबवत है? देखो ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये देखो बाबू लंबवत नहीं है, ये लंबवत है ना, एल बन रहा है एल, तो जहां पे एल बनेगा वहां पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये क्या है, लंबवत हो, तो इसके तल को, जो ये तल रखा था ना हमने, इसी तल को हम क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। ठीक है, इसे जल्दी से आप राइट डाउन करें, फिर ये पूरा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। अब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पास, क्या नाम से, जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, उसका नियम, तो प्रतिबिंब बनाने का नियम, तो प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में बात करेंगे। उसके पहले कुछ बात बता दूं आपको कि एक चीज और यहाँ पे आप बता सकते हो फोकस तल के बाद में, क्या यहाँ पे सब में क्या बना रहा था, यहाँ पे सब पे मैं जो भी चीजें बना रहा हूं परावर्तन के नियम पे बना रहा हूं। जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं समतल दर्पण में, तो उसी प्रकार आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होंगे गोलीय दर्पण में। अलग अलग नहीं होगा। कई बार माइंड में आता है कि वहां पे तो सर ने समतल दर्पण बनाया था और यहाँ पे तो गोलीय दर्पण अलग होगा। नहीं, अलग होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर किसी प्रकाश को से भेजता हूं ना, तो ये प्रकाश में ऐसे जाएगा, तो ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा और ये हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो दोनों को दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसे जल्दी से आप राइट डाउन करें। 3 नियम बचे हैं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट क्लास और है, जल्दी से इसे आप राइट डाउन करें, फिर उसको हम बता देते हैं आपको। ठीक भैया, चल। हाँ जी, तो अब हमारे पास टॉपिक का नाम है बच्चों गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब। आपको चीज पता है, यहां लिखा प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, और प्रति का मतलब उल्टा, तो प्रतिबिंब का मतलब वस्तु का उल्टा, तो वस्तु का उल्टा मतलब इमेज। ठीक है, याद रखिएगा, बिंब का मतलब वस्तु होता है। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। 3 नियम होते हैं, तो ये है हमारे पास प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में क्या होगा, इसको जरा डिस्कस करिए सर। ये हमारे पास यहाँ पे छोटा सा द्वितीय नियम, तो इसके में लिख दिया द्वितीय नियम, और यहां पे हमारे पास हो गया तृतीय नियम। तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय नियम, थर्ड ला। इसको बोलते हैं सेकेंड ला, इसको बोलते हैं फर्स्ट ला। ला नहीं, ला, ला मतलब नियम। हाँ, तो प्रथम नियम, पहले दर्पण बना दें तो आसान हो जाएगा समझाने में। तो हमने यहाँ पे बनाया दर्पण, तुरंत आवाज आनी चाहिए। ये कौन सा दर्पण है भैया हमारे पास, अच्छा अवतल है, हाँ, और ये कौन सा है, उत्तल है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल है, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है। ठीक है, उसके बाद तृतीय नियम, यार भाई ज्यादा नीचे जा रहा है क्या, दिख रहा है आप लोग को, बोलिए, नहीं दिख रहा है? तो एक काम करते हैं ना, पहले 2 नियम को पढ़ लेते हैं आराम से, तीसरे वाले को सेंड बना देंगे। ठीक है, इधर बना देते हैं इसको, चलो ऐसे। तो यहां हमारे पास आता है तृतीय नियम, तो तृतीय नियम के बारे में बात कर लेंगे, इसको बोलते हैं थर्ड ला। तो यहाँ पे हमने एक दर्पण बनाया, मस्त बढ़िया खतरनाक सा दर्पण यहाँ बना दिया। लो, तृतीय को बेचारे को जगह कम मिली, तो इसने पूरा बोर्ड कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया दर्पण। अब अगला कार्यक्रम हमारा क्या है, अगला कार्यक्रम है इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको ड्रा करने का, उनको प्लॉट करने का। तो यहाँ पे बिंदु, इसका नाम पी है, यहाँ पर एक बिंदु, इसका नाम भी पी है, यहाँ पे बिंदु तो उसको बोलते हैं ध्रुव, यहाँ पे होता है ध्रुव, अरे पी मतलब ध्रुव, और यहाँ पर भी होगा उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, और यहाँ पर होगा उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। देखो जितना पड़ा सब रिवीजन हो जाएगा अभी। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु होता है उसको बोलते हैं सी, और यहाँ पे एक बिंदु उसको बोलते हैं एफ, और जब तीनों को मिलाते हुए रेखा खींच दो तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। इसका सी इधर होता है और यहाँ पे क्या होता है, एफ, तीनों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे एक बिंदु होता है, इसको हम जनरली बोलते हैं सी, यहाँ पे होता है एफ, तीनों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पी, यहाँ पर सी, यहाँ पे एफ, तीनों को मिलाते हुए रेखा खींचोगे, मुख्य अक्ष हो जाएगा। कितनी बार बोल रहे इतने भाई, अब अगर अभी भी ना है ना तो क्या करना, आप लोग घर में है ना, घर में जहां भी हो आप लोग, उसमें जाइए, घर पे लीजिएगा शीशा और उसे सामने रखिएगा और पूछिएगा आखिर मैं ही ऐसा क्यों,
मैं इतना कमजोर क्यों हूं? सबको समझ में आ जाता है। देखो इधर गधा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आ जाएगा सी, यहां पे आ जाएगा एफ, मिलाते रहेगा तो मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये हमारे पास है पी, यहां पे आएगा सी, यहां पे आएगा एफ, मिलाते रेखा खींच दिया, मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पहला नियम। अरे पहला तो पहला नियम ही आएगा। तो वहां पर उन्होंने बताया कि यदि 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 प्रकाश किरण, बाबूजी आप सुनना ध्यान से, प्रकाश किरण कैसे जा रही है? समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। किसके समांतर? चलो पूरा लिखते हैं। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहां जाएंगी? मुख्य फोकस से। कहां जाएंगी? मुख्य फोकस से। तो ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य फोकस, ये हमारा मुख्य फोकस। तो जब ये किरणें ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो भाई यहां पे टकराएंगी तो वापस आएंगे, क्योंकि परावर्तक तल है। तो टकराने के बाद कहां जाएंगी? मुख्य फोकस से होके जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पे जरा देखते हैं, यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये है मुख्य अक्ष हमारा, इसके क्या है? प्रकाश, तो मुख्य अक्ष के समांतर है। और यहां पे जब टकराएगी ये किरण यहां पे, तो क्या हो जाएगी? परावर्तित होगी। लेकिन आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि या तो किरणें वास्तव में जाएंगी या तो जाती हुई प्रतीत होंगी। तो जितना भी हमारे पास यहाँ पे उत्तल दर्पण है सब में प्रतीत होगा, और जितना अवतल दर्पण है सब में वास्तव में होगा। तो यहाँ पे ये किरणें ऐसे वापस चली जाएंगी। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहां से जा रही है? मुख्य फोकस से। तो ऐसा लग रहा है ना, ये प्रकाश कहां से आ रही? मुख्य फोकस से आ रही। ज्यादा सीधा हो गया क्या? थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ज्यादा अच्छा बन जाएगा, ये ऐसे टाइप का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने देखा पहला नियम क्या है? यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी? मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है यदि प्रकाश किरण, अब की क्या हो जाएगा? अब की इसका उल्टा हो जाएगा, ये नियम उल्टा है। मुख्य फोकस से जाए, कहां जाए? मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां पर हमारे पास जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। एक सेकंड भैया, हमारा टैबलेट अलार्म बज रहा है, जरा इसको हम बंद कर देते हैं। बस भाई बस, आज सोए नहीं है। चलो, तो यहाँ पे आ गया द्वितीय नियम, मुख्य फोकस जाएगा तो परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जरा करके देखो। तो सबसे पहले कहां जा रहा? मुख्य फोकस से। तो ये हो गया हमारे पास मुख्य फोकस। तो प्रकाश किरण जा रही है तो जाता वाला चिन्ह बनाना चाहिए, देखो हमने बनाया हुआ है। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मुख्य फोकस जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे वास्तव में हो रहा है, यहाँ पे वास्तव में, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? प्रतीत, क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो ये सब हमारे पास अवतल दर्पण है और ये तीनों हमारे पास उत्तल दर्पण है। अब देखो मैंने क्या करना है, प्रकाश को मुख्य फोकस डालना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस पे मैंने ऐसे क्या कर दिया? प्रकाश किरण को डाला। ये जब ये प्रकाश किरण जाएंगी ऐसे, तो देखो कहां जा रही है? मुख्य फोकस पे। लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अगर मैं इस प्रकाश किरण को यहां पे डालूंगा, देखो तो ये भी कहां है? मुख्य, थोड़ा और इसको सीधा कर लो। तो अगर इस प्रकाश किरण को मैं यहां पे डालूंगा तो ये प्रकाश किरण यहां पे जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरा नियम। तीसरा नियम सबसे शुद्ध नियम, सबसे सीधा नियम, बहुत मस्त नियम। क्या होता है कि वक्रता केंद्र, ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली प्रकाश किरणें होती हैं ऐसे, ये ऐसे लौट जाती हैं। यस, प्रकाशी केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। प्रकाशी केंद्र क्या होता है? सुन गए क्या? वो क्या होता है? वो लेंस में आता है। ठीक है, तो वहां पढ़ाएंगे, अभी उसके बारे में डिस्कस करने कोई मतलब नहीं। तो यहां पर ये प्रकाश किरणें जाएंगी और अपने ही मार्ग पे वापस लौट आएंगी। क्यों आएंगी? अभी बताते हैं आपको। उसके बाद यहां पर भी देखो, जब यहां पे प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये देखो, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो
तो ये कहां जाएगी, वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र पे जाएगी तो अपने ही मार्ग पे वापस लौट आएगी। यहां पे वास्तव में जा रही और यहां पे जाते हुए प्रतीत हो रही है। इसका डेरिवेशन होता है कि कैसे होगा, लेकिन एक फंडामेंटल से अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हो। क्या मैंने जब भी आपको दर्पणों संबंधित मुख्य परिभाषाएं, मुख्य बिंदु बताए थे, तो उसी में से एक बिंदु आया था जिसको हमने बोला था क्या नाम से, अभिलंब। क्या बोला था, अभिलंब। अच्छा याद करिए, अगर अभिलंब के ऊपर प्रकाश किरणों को आप डालेंगे तो प्रकाश बिना मुड़े इधर उधर उसी में उसी मार्ग पे वापस आता है। याद करिएगा। कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं, कहां बताऊं, यहां बता देता हूं। देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, समतल दर्पण है, इस पे आप ज्यादा समझ पाते होंगे। ये क्या है, अभिलंब है। अगर हम अभिलंब पे प्रकाश किरण को डाल दें, अभिलंब पे, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ऐसे क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। सर ये अभिलंब कैसे है, अभी तो बताया था कि वक्रता केंद्र से अगर कोई रेखा जाती है तो उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब है। तो जब आप अभिलंब पे प्रकाश किरणों को डालोगे तो अपने ही मार्ग पर वो वापस लौट आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सारी छोटी छोटी बातों को हमने कर लिया है। साफ साफ बता देता हूं, अगर आपको ये क्लास नहीं कवर है, ये क्लास नहीं करोगे तो आगे आने वाली जो भी चीजें हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, या जो डेरिवेशन है दर्पण का सूत्र का, वो उन सभी चीजों में प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आपके दोस्तों ने, तो उन्हें जल्दी शेयर करें, वो भी इस वीडियो को देखें और चीजों को सीखे मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से। कोई प्रॉब्लम रहा करे वीडियो क्वालिटी को लेकर के, आवाज को, तो आप कर दिया करें, बाकी हम खुद ही ऑलरेडी चीजों को चेक करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये बात है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और आप सही बच्चे पढ़ाई करते रहें। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, मिलेंगे वहां पे। तब तक के लिए आपसे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।